हेलो दोस्तों, मैं रुकिर रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो जैन धर्म पर था और उसके पहले बौद्ध धर्म को हमने डिटेल में पढ़ा था। कुछ चीज़ें उसके सिद्धांत से संबंधित रह गई जिसे हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बट आज का वीडियो एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत है। उसके आगे जो होगा हमारा मगध का उत्कर्ष, उसके बारे में हम लोग आज विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हर एक एग्जाम के लिए। और जहाँ से इन मगध के सारे वंशों से भी संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में उठाता है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या फिर वनडे कोई भी एग्जाम हो। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि आप सबने महाजनपद का वीडियो देखा था और उसमें हमने जो 16 महाजनपद थे जो उत्तर वैदिक काल के बाद अस्तित्व में आए थे, जन से जनपद का शुरुआत हुआ था और उसके बाद जनपद से महाजनपद बने थे। तो 16 जो महाजनपद का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो जो 16 महाजनपद हमने डिटेल में बताए थे, उन 16 महाजनपदों में प्रतिस्पर्धा होने लगी कि शक्तिशाली होने की होड़ थी कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जो 16 महाजनपदों में से जो एकमात्र जो मगध महाजनपद था वो उभर कर सामने आता है और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में प्रकट होता है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, मगध के बारे में। तो उससे पहले जानते हैं कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, जो 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली महाजनपद बना। इसके पीछे क्या क्या कारण थे कि उन महाजनपदों में से ये ही उभर के आगे आया। तो देखते हैं, एक डिटेल में मैंने यहाँ लिखा है संक्षिप्त में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। आइए अब इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि मगध का जो क्षेत्र था, आप जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी साइड में जो भी समझ लीजिए बिहार का क्षेत्र है, वो मगध का क्षेत्र होगा। तो उस पे था, तो वहां पर क्या था, पहले तो विस्तृत उपजाऊ मैदान था मगध के क्षेत्र में। विस्तृत उपजाऊ मैदान इसलिए था कि जो मगध था, महाजनपद था, वो नदियों के जाल में स्थित था। उत्तर से गंगा नदी थी और फिर दक्षिण से जो सोन नदी आके मिलती थी पश्चिम दक्षिण से। और फिर क्या बोलते हैं, पटना में जो गंगा नदी आके मिलती है, एक तरह से जो आके राजधानी मगध का बनता है। और फिर पूरब साइड में भी बहुत सारी नदियां थीं, जो एक तरह से देखिए कि मगध एक नदियों के जाल में स्थित था, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी थी काफ़ी उपजाऊ था, उपजाऊ मैदान था। उसकी वजह से क्या था, कृषि में विकास हुआ। जब उपजाऊ मैदान होगा तो उसमें कृषि का विकास तो होगा ही, और कृषि में विकास हुआ, उसकी वजह से व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि जहाँ की कृषि में अधिशेष उत्पादन होने लगे। मतलब कहने का कि आपके खाने के बाद भी बचे, आप आयात उसे निर्यात कर सकते हैं। आयात निर्यात की चीज़ें होने लगी, जहाँ अधिशेष उत्पादन होने लगे तो व्यापार में वृद्धि तो होगी। तो उसकी वजह से व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुई। उपजाऊ मैदान की वजह से कृषि में काफ़ी विकास हुआ और उसकी वजह से व्यापार में वृद्धि होने लगी, जो मगध के आर्थिक जो स्थिति उसे सुदृढ़ करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। तो पहला तो हो गया वहाँ का विस्तृत उपजाऊ मैदान, जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि हुई और कृषि का विकास। दूसरा, प्राकृतिक सुरक्षा। पहली बात ये है, जो भी देश हो या राष्ट्र हो, अगर वो सुरक्षित है, अपना सुरक्षा करने में उसे ध्यान नहीं, वो आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। तो वही चीज मगध के साथ थी, उसे प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई थी। कैसे? दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, उत्तर में गंगा नदी, इधर सोन नदी, और ये सारी नदियों के जाल में विस्तृत था, और इधर से पर्वत और नदियों से सुरक्षा प्राप्त था। एक तरफ छोटा नागपुर का पठार था, पठारी पहाड़ी और नदियों के जाल में बने हुए ये जो जनपद था, उसे प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी।
मतलब इस पे हमला करने का डर इसे कम था कि कोई और जनपद इस पे हमला करेगा। ये खुद लोगों दूसरे महाजनपदों पे हमला करके दूसरे प्रदेशों को जीतता था। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, जो इसके शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा रीजन था। फिर खनिज संसाधनों की उपलब्धता। अभी हमने बात की कि जो छोटा नागपुर का पठार उसी के आसपास मगध के महाजनपद में पड़ता था। तो वहाँ जब लोहे की खोज 1000 BC में होती है, तो जिसकी वजह से कृषि में भी काफी विकास होता है और खनिज संसाधनों में जो लोहे की खोज होती है उसकी वजह से भी इस को शक्तिशाली होने में काफी सहयोग मिलता है, क्योंकि लोहे की खोज होने से अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी काफी बड़ी मात्रा में होने लगे, जिससे इन्हें युद्ध जीतने में काफी मदद मिली। फिर व्यापार में वृद्धि की बात तो हमने की है, कृषि में लोहे का उपयोग होने लगा जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि होने लगी। फिर जो वन क्षेत्र की उपलब्धता थी, जो उसके इर्द गिर्द वन क्षेत्र थे, उनमें जो उनके उससे भी सहयोग मिला, क्योंकि जो वनों में जो जानवर थे, हाथी वगैरह स्पेशली, वो उनके जो अपने सेना में रखने लगे और इनकी वजह से हाथियों की मदद से कई युद्ध इन्होंने मगध राजाओं ने जीते। तो ये भी वन क्षेत्र की उपलब्धता भी इसे इसकी शक्तिशाली होने में काफी हस्तक्षेप करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मगध महाजनपद का शक्तिशाली होने के जो विभिन्न कारण थे। अब देखेंगे कि जो मगध महाजनपद में कितने वंश का उदय हुआ, कौन कौन से वंश थे जिन्होंने इस महाजनपद क्षेत्र में राज किया। वैसे मगध जो क्षेत्र था उसमें कुल 7 राजवंश होते हैं। 7 राजवंश कौन कौन से होते हैं इसे देखते हैं। या पहला होता हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम भी पूछता है कि मगध के राजवंशों का क्या क्या क्रम था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर क्या सातवाहन वंश। ठीक, ये 7 वंश जो मगध पर राज किए थे, क्या हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो पहले शुरुआत करेंगे आज हम हर्यक वंश की। वैसे जो महाभारत है उसमें ये वर्णित है कि मगध पर पहले शासन था बृहदत्त वंश का, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि मगध पर बृहदत्त वंश का शासन था। लेकिन ये महाभारत से ये जानकारी मिलती है कि मगध पर बृहदत्त वंश का शासन था और उसका प्रतापी राजा जो था जरासंध था। लेकिन हम ऐतिहासिक जानकारी की बात करेंगे तो उसके अनुसार मगध पर पहला जो वंश था वो क्या था, हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश था जिन्होंने राज किया था। कब से कब तक, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश। इन हर्यक वंश में भी कई राजाओं ने राज किया मगध की गद्दी पर। तो अब बात करेंगे हर्यक वंश के जो राजा हुए मगध के, उनके बारे में। तो हर्यक वंश का पहला राजा जो था वो कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार
ये बिंदुसार मत समझिएगा, जो मौर्य वंश में बिंदुसार है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ करता था, उसे मत समझिएगा। ये बिंबिसार है और वो बिंदुसार था। तो ये बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक कहा जा सकता है। ये 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल था। ठीक, अब इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो ये बिंबिसार थे, इनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि ये मगध महाजनपद का विस्तार एक इस तरह से वैवाहिक संबंध बना के इन्होंने मगध का विस्तार किया। कैसे कि मतलब विभिन्न राजाओं की राजकुमारियों से शादी करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके दहेज के रूप में जो क्षेत्र मिलता था, उनसे उनके राज्य का विस्तार होता था, या तो मैत्री संबंध किसी राज्यों से बन जाता था, जिसकी वजह से इनका राज्य सुरक्षित रहता था। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं बिंबिसार से संबंधित। तो ये 3 विवाह किए थे। पहला शादी किए थे महाकौशला देवी से। ये एग्जाम में पूछा हुआ चीज है, तो ये आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे। महाकौशला जो कि काशी नरेश की पुत्री थी, काशी नरेश की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला देवी, जिसकी वजह से इनसे विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार को काशी दहेज में मिला। काशी दहेज में मिल गया। दूसरी शादी इसने किया वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी से। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? चेलना। चेलना चेलना से, चेलना से दूसरी शादी किया और इनकी वजह से वैशाली इन्हें दहेज में मिला। ठीक, उसके बाद तीसरी शादी इन्होंने किया पंजाब प्रांत की मद्र कुल की राजकुमारी थी, क्षेमा। क्षेमा नाम था इनसे। ठीक, तो इस तरह से बिंबिसार ने 3 शादियां की। पहला महाकौशला देवी से, जिसकी वजह से इन्हें काशी दहेज में मिला। दूसरा चेलना से, जिनकी वजह से वैशाली जो लिच्छवी गणराज था वो मिला। तीसरा पंजाब प्रांत मिला क्षेमा से। और जो उत्तर की तरफ पूर्वोत्तर की तरफ था अंग महाजनपद, अंग, उसे बिंबिसार ने युद्ध करके जीत लिया और वहां पर जो उसका बेटा था अजातशत्रु, उसे स्थापित किया मंत्री के रूप में। ठीक, अंग को जीत लिया। इस तरह से बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया। ये चीजें बिंबिसार से संबंधित इतनी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे कि बिंबिसार के राज दरबार में जीवक नाम का राजवैद्य रहते थे। जीवक, तो ये जीवक से संबंधित चीजें ऐसी हैं। पहले तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जीवक किसके राज दरबार में थे? तो बिंबिसार के राज दरबार में थे। जीवक जो थे ये गौतम बुद्ध के इलाज के लिए भी गए थे। एक बार गौतम बुद्ध का स्वास्थ्य खराब होता है तो बिंबिसार जीवक को भेजते हैं। और उसके बाद एक अवंती के राजा होते हैं चंड प्रद्योत, कहीं कहीं प्रद्योत नाम भी आता है, तो उन्हें पांडु रोग हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए भी जीवक को भेजा जाता है। ऐसा होता है कि अवंती के जो राजवैद्य रहते हैं हाथ खड़े कर देते हैं कि अब ये सही होने वाले नहीं हैं, इन्हें लाइलाज बीमारी हो गई है। तो बिंबिसार जीवक को चंड प्रद्योत के पास भेजते हैं और ये जीवक उनका इलाज करते हैं, जिसके फलस्वरूप चंड प्रद्योत स्वस्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रसन्न होते हैं और बिंबिसार और प्रद्योत में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं बिंबिसार चारों ओर से अपने मगध महाजनपद को
सुरक्षित रखता है। तो इतनी सारी क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है जो हर्यक वंश है, एक चीज बताते हैं, इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है। क्या? पितृहंता वंश। क्यों? क्योंकि इस वंश के राजाओं ने अपने पिता को की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। जैसे जो बिंबिसार रहते हैं, उसके बाद इनका जो पुत्र होता है अजातशत्रु, वो इनकी हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। वो गद्दी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बिंबिसार समय के हिसाब से ही देना चाहते हैं, जिसकी परिणाम स्वरूप अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है और गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो अब इसके बाद बात करेंगे इसके बेटे अजातशत्रु की। अजातशत्रु का समय काल था 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। इसे कुणिक भी नाम दिया गया और एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा गया है कि कुणिक किसे कहा गया। कुणिक नाम भी दिया गया। फिर इससे संबंधित चीजें ये है कि पहला तो ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करता है, जिसकी वजह से ये वंश पितृहंता वंश कहलाता है। क्योंकि अजातशत्रु का भी बेटा जो आगे उदयन होता है, वो भी इसकी हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करता है। तो क्रम से ये जो बेटे होते हैं अपने पिता को मार के गद्दी धारण करते हैं, जिसकी वजह से इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। तो अजातशत्रु से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अब उनकी बात करते हैं। पहला, अजातशत्रु का जो शासन काल था 492 से 461 ईसा पूर्व तक। और दूसरी चीज होती है, अजातशत्रु के समय में ही जो बिंबिसार रहते हैं उन्होंने तो राजधानी राजगृह बनाई, तो अजातशत्रु के समय में भी राजगृह ही या गिरिव्रज कह सकते हैं, वही राजधानी रहती है। तो राजगृह में ही पहली बौद्ध संगीति जो गौतम बुद्ध के मरने के तुरंत उपरांत होती है, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में ही होती है। ठीक, 483 ईसा पूर्व में। फिर अब उसके बाद अजातशत्रु से संबंधित चीजें ये हैं कि जो बिंबिसार इनके पिता ने जो वैशाली के राजकुमारी से शादी किया, चेलना, जो इनका ननिहाल कहा जाएगा एक तरह से, उसे युद्ध करके ये जीत लेते हैं। वैशाली को अजातशत्रु युद्ध के द्वारा जीत लेते हैं, जिससे इनका वैवाहितर इनके पिता का संबंध था, उस महाजनपद को ये युद्ध करके जीत लेते हैं और अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। और उस युद्ध के दौरान इन्होंने 2 शस्त्रों और शस्त्र का प्रयोग किया, जिससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक रथमूसल और दूसरा महाशिलाकंटक। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें देखते हैं कि जो बाहुबली फर्स्ट आता है, उसमें क्या है, जो जब युद्ध करने जाते हैं बाहुबली, तो एक रथ होता है और रथ के आगे पहिया लगी, चक्र जैसा लगा रहता है, और वो आगे चलता है और जो सिपाही होते, जो दुश्मन होते हैं, उन्हें काटते मारते चलता है। तो रथमूसल उसी से संबंधित उसी तरह का कोई रहा होगा। और महाशिलाकंटक जो बड़े बड़े गोले ऊपर से गिराए जाते हैं, कोई आग के साथ, कोई ऐसे ही, तो उससे संबंधित ये सब चीजें रही होंगी। आप मतलब रिलेट कर सकते हैं उन सब चीजों से। तो ये 2 जो हथियार थे अजातशत्रु ने युद्ध के दौरान प्रयोग किए थे, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो अजातशत्रु से संबंधित ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद बात करेंगे इसके बेटे उदयन की। अजातशत्रु ने इतिहास से सीख नहीं लिया कि हमने अपने पिता को मार के राजगद्दी धारण की है, तो हो सकता है मेरा पुत्र भी मुझे मारकर राजगद्दी धारण करे।
लेकिन ये चीज उसके दिमाग में नहीं आया, जिसके फलस्वरूप उदयन ने भी इससे राज्य मांगा, बोला कि अब हमारी भी कुछ महत्वाकांक्षा है, हमें भी राज करना है। इन्होंने नहीं सुनी। फलस्वरूप क्या होता है कि उदयन अजातशत्रु की हत्या करता है और मगध के गद्दी पर बैठ जाता है। तो अब बात करेंगे हर्यक वंश के तीसरे राजा उदयन की। उदयन 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 भी कहीं कहीं लिखा आता है उदयन। 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल था। इनसे संबंधित चीजें ये है कि ये अपने पिता अजातशत्रु को मारकर राजगद्दी धारण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदयन से ये है कि ये उदयन ही था जो गंगा और सोन नदियों के तट पर यहाँ पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है और इसे ही पहली बार राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसे पाटलिपुत्र कहा गया। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है और इसे अपनी राजधानी बनाता है। इससे पहले राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। उसके बाद पाटलिपुत्र बनाता है राजधानी उदयन। उदयन से संबंधित यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद इसका पुत्र होता है नागदशक नाम रहता है। उदयन अपने वंश का इतिहास जानता है कि हमारे वंश में अपने पिता को मार मार के गद्दी धारण किए हैं, तो ये समझदार रहता है। ये जो इसका पुत्र रहता है नागदशक, इसे समय आने पर गद्दी दे देता है नागदशक को। तो चौथा राजा हर्यक वंश का रहता है नागदशक, लेकिन वो एक अयोग्य शासक रहता है। तो उसके फलस्वरूप जो नागदशक का अमात्य रहता है, मतलब मंत्री रहता है शिशुनाग, वो उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है। कौन सा? शिशुनाग वंश। अपने नाम से ही शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और नया वंश उभर के आता है। क्या? शिशुनाग वंश। तो अब बात करेंगे शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी, स्थापना शिशुनाग ने ही की थी, जो नागदशक का अमात्य था, मतलब मंत्री था। 412 से 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश से संबंधित चीजें ये है कि शिशुनाग जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था, वो क्या किया था, जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उसे बदलकर वैशाली राजधानी स्थापित करता है। शिशुनाग वैशाली राजधानी स्थापित करता है। इससे संबंधित ये क्वेश्चन आता है। पहली बार वैशाली राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने। ठीक। उसके बाद इसका जो पुत्र होता है कालाशोक। कालाशोक, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कालाशोक से कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के ही शासनकाल में हुई थी। कालाशोक के ही शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में स्थापित होती है। ठीक है, ये चीज पूछता है इससे। द्वितीय बौद्ध संगीति कब? 383 ईस्वी पूर्व में होती है। ठीक। बौद्ध संगतियों से संबंधित जो वीडियो हमने बनाया है उसे आप जाके देखें और उसे डिटेल में समझें। उसके बाद शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होता है नंदीवर्मन होता है। तो ये जो नंदीवर्मन होता है उसे मारकर जो महापद्मनंद रहता है वो
नंद वंश की स्थापना करता है। तो नंदी वर्मन के साथ ही शिशुनाग वंश खत्म होता है और अगला वंश आता है क्या, नंद वंश। तो अब हम बात करेंगे नंद वंश की। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की, जो नंदीवर्मन जो शिशुनाग वंश का था उसे मारकर। महापद्मनंद के बारे में ऐसा प्रमाण है कि ये शूद्र था, जो नंद वंश का संस्थापक था वो शूद्र था, ऐसी बातें, महापद्मनंद शूद्र था। इसके बारे में ये चीजें हैं कि ये मगध का शक्तिशाली राजाओं में से इसकी गिनती की जाती है, महापद्मनंद की। ये क्षत्रियों, ये इन्होंने जो विभिन्न जो क्षत्रिय प्रदेश थे, क्षत्रियों को हराकर अपने मगध का काफी विस्तार किया था, दक्षिण उत्तर मतलब चारों दिशाओं में, जिसकी वजह से इन्हें कुछ उपाधियां मिली। ये उपाधि धारण करते हैं, क्षत्रियों का हराकर अपने प्रदेश का विस्तार करने की वजह से ये सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण करते हैं। किसकी, सर्वछत्रांतक की। सर्वछत्रांतक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला। और उसके बाद इसने कलिंग में आक्रमण किया, जो उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है, उसकी वजह से ये एकराट की उपाधि धारण करते हैं। एकराट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, महापद्मनंद। तो एकराट और सर्वछत्रांतक की उपाधि